आज जीव विज्ञान में जो है नया अध्याय की शुरुआत करते हैं। मानव हृदय को लेकर समझते हैं, धमनियां कैसे कार्य करती हैं, शिराएं अपना कैसा कार्य करती हैं, आखिर आलिंद क्या है, नीलय क्या है, सभी के बारे में पढ़ने का जो है प्रयास करते हैं। और मानव हृदय का सफल प्रत्यारोपण पहले दक्षिण अफ्रीका में कैसे हुआ था, उसके बाद में भारत में मानव हृदय का सफल प्रत्यारोपण कैसे हुआ, उन प्रश्नों पर भी प्रकाश डालेंगे। मानव हृदय को लेकर यदि प्रश्न आए परीक्षा में तो कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है, चाहे किसी भी स्तर की आपकी परीक्षा हो। तो आइए शुरुआत करते हैं मानव हृदय को लेकर, रक्त परिसंचरण तंत्र को लेकर सारे तंत्र को समझते हैं, आखिर क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मानव हृदय की कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। मानव हृदय की कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे यदि पूछा जाए परीक्षा में कि मानव हृदय से संबंधित कौन सा टेस्ट होता है, तो ध्यान रखना है ट्रेडमिल टेस्ट और ईसीजी का संबंध। ट्रेडमिल टेस्ट और ईसीजी या कहें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का संबंध आपका मानव हृदय के टेस्ट से होता है। तो ट्रेडमिल टेस्ट भी पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि ट्रेडमिल टेस्ट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है मानव हृदय से। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि यदि चैम्बर की बात करें, चैम्बर आखिर क्या होते हैं। चैम्बर की संख्या पूछ जाती है कि मेंढक के हृदय में कितने चैम्बर हैं, मछली के हृदय में कितने चैम्बर हैं, तो चैम्बर आखिर होता क्या है। देखिए ये आपको हृदय की जो है इमेज दिखाई दे रही होगी। तो हृदय में चैम्बरों की संख्या, यदि मनुष्य के हृदय की बात करें तो मनुष्य के हृदय में चैम्बरों की संख्या 4 होती है। आखिर चैम्बर होते क्या हैं, देखिए जो ये मानव हृदय है और ये जो आपने दिखाई दे रहे हैं ये चैम्बर हैं, ये हैं आपके चैम्बर। तो ये चैम्बर जो है मानव हृदय की यदि बात करें तो 4 चैम्बर होते हैं। इस चैम्बर में जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो आलिंद होता है, ऊपर की ओर जो हिस्सा होता है आलिंद होता है। तो ये ऊपर की ओर जो हिस्से हैं हृदय में उसी को आलिंद कहा जाता है, और जो नीचे की ओर जो ये हिस्से हैं इसी को ही नीलय कहा जाता है। नीचे के हिस्से को नीलय कहा जाता है, जो नीचे का हिस्सा है इसे कहा जाता है नीलय। आलिंद का काम कार्य होता है रक्त को रिसीव करने का। यदि कोई रक्त आया तो उसे रिसीव करने का कार्य कौन करता है। देखिए एक एक पॉइंट को समझते रहिए, ये छोटे छोटे पॉइंट जो है आपने समझने हैं, यहाँ से ही परीक्षा में प्रश्न पूछ जाते हैं कि हृदय में रक्त को रिसीव कौन करता है, ग्रहण कौन करता है। तो रक्त को रिसीव करने का कार्य आलिंद करते हैं। रक्त को रिसीव करने का कार्य कौन करता है, आलिंद करते हैं। ऊपर की ओर आलिंद होते हैं, ऊपर की ओर क्या होते हैं, आलिंद। जैसे ये एरिया है तो इधर दायां आलिंद हुआ, और इधर जो है नीचे की ओर होता है नीलय, तो ये हुआ दायां नीलय। यदि सिंपल कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए, साधारण प्रश्न पूछा जाए कि रक्त को रिसीव कौन करता है, तो रक्त को रिसीव करते हैं आपके आलिंद। रक्त को रिसीव करते हैं आलिंद, इसे आर्ट्रियम भी कहा जाता है। आर्ट्रियम आलिंद को कहा जाता है, कार्य होता है रक्त को केवल रिसीव करने का। और नीचे की ओर होते हैं नीलय, नीचे की ओर होते हैं नीलय जिसे वेंट्रिकल कहा जाता है, और नीलय का कार्य होता है रक्त को पंप करने का। नीलय का कार्य है, देखिए एक एक पॉइंट आपने समझना है। यदि पॉइंट पूछा जाए कि जो नीलय होते हैं नीचे की ओर होते हैं, तो ये नीलय क्या कार्य करते हैं, तो नीलय करते हैं रक्त को पंप, जबकि आलिंद जो करते हैं वो रक्त ग्रहण करते हैं और रक्त को रिसीव करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऊपर की ओर आलिंद होते हैं, इधर दायां आलिंद है, इधर बायां आलिंद है। नीचे की ओर नीलय होते हैं, इधर दायां नीलय है, इधर बायां नीलय है। ये है आपका बायां नीलय, और नीलय ही करते हैं रक्त को पंप। तो बेसिक पॉइंट आपने पहले पता होना चाहिए कि नीलय रक्त को पंप करते हैं, जबकि आलिंद रक्त को रिसीव करने का कार्य करते हैं। तो 2 आलिंद होते हैं हृदय में और 2 नीलय होते हैं यदि बात करते हैं मनुष्य के हृदय की। अब चलिए जो है अगले कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वेंट्रिकल नीलय को कहा जाता है, आर्ट्रियम आपके आलिंद को कहा जाता है। यदि बात करते हैं मछली के हृदय में, देखिए ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछे गए हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मछली के हृदय में केवल 2 ही चैम्बर होते हैं। मछली को लेकर 2 प्रश्न परीक्षा में यहाँ से पूछ जाते हैं कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। और मछली का हृदय सीरा युक्त होता है, ये भी कहीं पर आपने नोट करना है। मछली का हृदय सीरा युक्त होता है
मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। यदि बात करें मेंढक की या सरीसृप जो रेंगने वाले होते हैं, मेंढक के हृदय में चैम्बरों की संख्या बताइए या सरीसृपों के हृदय में चैम्बरों की संख्या बताइए। तो ध्यान रखना है 3 होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं सरीसृपों में, रेंगने वालों में और आपका मेंढक में। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद स्तनधारी जो है, मैमल्स जो हैं और पक्षी जो हैं, उसके हृदय में चैम्बरों की संख्या होती है 4। चैम्बरों की संख्या होती है 4। तो स्तनधारी जैसे मनुष्य भी एक स्तनधारी है, तो उसके हृदय में चैम्बरों की संख्या कितना होगी? 4 होगी। पक्षी जो हैं उनके हृदय में भी चैम्बरों की संख्या कितना होगी? 4 होगी। और मनुष्य के हृदय की बात करें तो 4 ही चैम्बर होते हैं और 4 ही वाल्व होते हैं, जिसे कपाट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कपाट कहा जाता है। यहां से भी बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, कपाट कैसे कार्य करती है, कपाट आखिर होती क्या है, उसको बड़े आसान तरीके से समझेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहां से बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। मछली के हृदय में 2 चैम्बर, मेंढक के हृदय, सरीसृप के हृदय, रेप्टाइल्स में आपका 3, जबकि स्तनधारी और पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं। यहां से साधारण ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कितने अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। ये टेस्ट आपने नोट कर लिया होगा, ट्रेडमिल टेस्ट और आपका ईसीजी टेस्ट, ये होता है मानव हृदय से संबंधित। आइए जो है कुछ और शानदार प्रश्नों के बारे में समझते हैं। पहले एक साधारण प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है, और प्रश्न क्या है कि जो रक्त का परिसंचरण होता है, मनुष्य के हृदय में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। तो पहले आप रक्त के परिसंचरण को समझने का प्रयास कीजिए, छोटी छोटी बात को समझिए। देखिए सभी जानते हैं कि जो हृदय की झिल्ली है उसे पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। जो ये मनुष्य का हृदय है, जिस झिल्ली में सुरक्षित रहता है, मनुष्य का हृदय जिस झिल्ली में सुरक्षित रहता है उसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। वह झिल्ली है जो मनुष्य के हृदय को बिल्कुल क्या रखती है? सुरक्षित रखती है। तो उसे क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम। आइए जो है बात करते हैं आखिर मनुष्य का हृदय कार्य कैसे करता है, वाल्व कैसे कार्य करते हैं और आपके आलिंद और आपके नील्य कैसे कार्य करते हैं। तो यहां से देखिए स्टार्टिंग से बात करें, देखिए हृदय में जो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है वो महाशिरा का है, जिसे वेना कावा कहा जाता है। महाशिरा को पहले एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। महाशिरा को वेना कावा कहा जाता है, जबकि महाधमनी जो है इसको ओर्टा के नाम से जाना जाता है। महाधमनी को ओर्टा कहा जाता है और महाशिरा को वेना कावा के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, आखिर जो है रक्त का परिसंचरण कैसे होता है मनुष्य के हृदय में। तो ध्यान रखिए, शरीर से अशुद्ध रक्त चलेगा। देखिए रक्त में यदि कोई अशुद्धि है तो वो अशुद्धि CO2 की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यदि आपके रक्त में है तो रक्त आपको जो है हरा दिखाई देगा, आपकी जो नसें हैं हरी दिखाई देंगी। यदि रक्त में अशुद्धि है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, तो देखिए CO2 की अशुद्धि को रक्त से बाहर निकालने का कार्य फेफड़े करते हैं, जिसको फुफ्फुस कहा जाता है। मगर फेफड़े जो है एकदम 5 लीटर के समथिंग जो है आपके रक्त को एकदम शुद्ध नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे जो है फेफड़ों तक जो है रक्त को पहुंचाता है आपका हृदय। देखिए रक्त को पहुंचाने का कार्य फेफड़े तक वो आपका हृदय करता है। अब हृदय कैसे जो है फेफड़े तक रक्त पहुंचाता है, उसी मार्ग को हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि शरीर से अशुद्ध रक्त आएगा। एक एक पॉइंट को समझना है। शरीर से कौन सा रक्त आएगा? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कौन सा होता है? जिसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये अशुद्ध रक्त जो शरीर से आएगा सबसे पहले महाशिरा के अंदर जाएगा। महाशिरा जिसे वेना कावा कहा जाता है। अब यहां से ही सबसे पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय की ओर ले जाने वाली वाहिनियों को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, शरीर से अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां को महाशिरा कहा जाता है। महाशिरा कहा जाता है, जिसे वेना कावा कहा जाता है। जब अशुद्ध रक्त गया शरीर से और सबसे पहले महाशिरा से होकर उसके बाद
दायां अलिंद की ओर आया, उसके बाद किसकी ओर आया, दायां अलिंद। देखिए मार्ग यदि समझ में आ गया तो सारा परिसंचरण तंत्र समझ में आएगा। बस इस मार्ग को समझिए, आखिर क्या प्रोसीजर है, कैसे जो है रक्त शुद्ध होता है, कैसे फेफड़े तक जाता है। तो एक एक पॉइंट को समझिए। सबसे पहले अशुद्ध रक्त आया और हृदय में कहाँ आया, महाशिरा में आया। किस वाहिनी में आया, महाशिरा में। यदि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए बताइए महाशिरा में कौन सा रक्त बहता है, तो आप कहोगे महाशिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब महाशिरा के बाद रक्त आएगा दायां अलिंद में, रक्त आएगा दायां अलिंद में। तो दायां अलिंद में भी अशुद्ध रक्त ही बहेगा। दायां अलिंद के बाद बड़े ध्यान से समझिए, दायां अलिंद के बाद रक्त आता है दायां नीले के पास, दायां नीले के पास। दायां नीले, देखिए अलिंद का काम होता है केवल रक्त को रिसीव करने का, रक्त को ग्रहण करने का, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि नीले का कार्य होता है रक्त को पंप करने का। अब नीले रक्त को पंप करेगा वो धमनी जो फेफड़ों तक जाएगी, वो धमनी जो फेफड़ों तक जाएगी। तो बड़े ध्यान से समझिए, ये एक धमनी है, ये एक धमनी है जिसे पल्मोनरी धमनी कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है, पल्मोनरी धमनी। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये महाधमनी की है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका पल्मोनरी धमनी की है। देखिए जो आपने बैंगनी या थोड़ा नीला कलर दिखाई दे रहा है वो महाशिरा का है। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि महाशिरा किस रंग की होती है, तो महाशिरा बैंगनी रंग की होती है। अब रक्त के मार्ग को समझिए। पल्मोनरी आखिर क्या है, पल्मोनरी शब्द आखिर क्या है। पल्मोनरी को फुफ्फुस भी कहा जाता है, पल्मोनरी को क्या कहा जाता है, फुफ्फुस भी कहा जाता है। देखिए बड़े ध्यान समझिए, फुफ्फुस शब्द होता है पर्यायवाची फेफड़े का, या तो फेफड़ा कहिए आप या फिर कहिए आप फुफ्फुस। इसको दूसरी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में पल्मोनरी कहा जाता है। आखिर पल्मोनरी है क्या, पल्मोनरी वह धमनी है जो रक्त को फेफड़े के पास ले जाएगी, फेफड़े तक पहुंचाएगी। और फेफड़ा क्या कार्य करेगा, उस रक्त से CO2 को बाहर निकाल देगा और रक्त को शुद्ध करेगा, उसमें O2 का जो है परिवहन करेगा, मतलब कि शुद्ध रक्त O2 युक्त होगा। अब बड़े ध्यान समझिए, पहले जो मार्ग समझ रहे थे, महाशिरा से आया रक्त, उसके बाद दायां अलिंद के पास आया, उसके बाद दायां नीले के पास आया। दायां नीले ने रक्त को वहां पंप कर दिया जो धमनियां आपके फेफड़े तक पहुंचेगी। उसी धमनी का नाम होगा पल्मोनरी धमनी, उसी धमनी का नाम होगा पल्मोनरी धमनी। तो बताइए, देखिए आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। मगर यहां तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बह रहा है। देखिए यदि धमनी के पास एक शब्द लग जाए फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी तो सब अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उस बात को आपने समझना है। पल्मोनरी शब्द लगते ही धमनी का जो है चेंज हो जाएगा, तो पल्मोनरी धमनी में यहां बहेगा अशुद्ध रक्त, और पल्मोनरी धमनी उस रक्त को कहां ले जाएगी, फेफड़े के पास। देखिए जो धमनी फेफड़े के पास गई उसी को फुफ्फुस धमनी कहा गया, उसी को ही पल्मोनरी धमनी कहा गया। इस पल्मोनरी धमनी में ध्यान रखिए अशुद्ध रक्त बहता है, बस यही पॉइंट है जो आपको समझना है, अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद जब ये रक्त फेफड़े के पास गया, अब फेफड़े ने क्या कार्य किया होगा, CO2 के बाद रक्त में क्या डाला होगा, O2। देखिए रक्त का शुद्धिकरण तो फेफड़ा करेगा, मगर फेफड़े के पास इस रक्त को पहुंचाने के लिए हृदय है, मनुष्य का हृदय। अब यहां से शुद्ध रक्त, देखिए अब शुद्ध रक्त, जो वाहिनियां शुद्ध रक्त को लेकर चलेंगी फेफड़े से, उनको पल्मोनरी सीरा नाम दिया जाएगा, उनको नाम दिया जाएगा पल्मोनरी सीरा। वे वाहिनियां जो फेफड़े से शुद्ध रक्त लेकर अब हृदय की ओर चली हैं, उसी को पल्मोनरी सीरा नाम दिया जाएगा। और पल्मोनरी सीरा, देखिए यहां समझिए, पल्मोनरी सीरा के द्वारा, ये है पल्मोनरी सीरा, तो पल्मोनरी सीरा के द्वारा रक्त आएगा दायां अलिंद की ओर। रक्त आएगा किसकी ओर, दायां अलिंद की ओर। दायां अलिंद का काम होता है केवल रक्त को रिसीव करने का, तो आपके दायां अलिंद ने क्या किया, रक्त को रिसीव किया। ठीक है, यहां पर ये है आपका
सॉरी बायां अलिंद, ये है आपका बायां अलिंद, लेफ्ट अलिंद। तो बायां अलिंद ने क्या करा, रक्त को रिसीव करा। उसके बाद बाएं नीले की ओर, बाएं नीले की ओर रक्त आया और बाएं नीले से पंप हुआ महाधमनी की ओर। पंप हुआ किसकी ओर, महाधमनी। देखिए बड़े ध्यान समझिए, महाधमनी की ओर, और महाधमनी से ही शुद्ध रक्त चला गया संपूर्ण शरीर में। चला गया कहां पर, संपूर्ण शरीर में। तो ये मार्ग समझने का बहुत मुश्किल मार्ग समझ में आता है, मगर एक बार और समझिए। यदि प्रश्न पूछा जाए कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहेगा, तो पल्मोनरी धमनी तो अशुद्ध रक्त को लेकर गई थी, और उसके बाद जो शुद्ध रक्त आया फेफड़े से वो आया पल्मोनरी सीरा से, वो आया पल्मोनरी सीरा से। पल्मोनरी सीरा ने रक्त को दिया बायां अलिंद को, रक्त को दिया किसको, बायां अलिंद को, और फिर बायां अलिंद ने रक्त को दिया बायां नीले को। ठीक है, बस यहां पर ही समझना है। और बाएं नीले से रक्त जो है चला गया महाधमनी की ओर, और महाधमनी से ही रक्त चला गया संपूर्ण शरीर में, और वो कहलाया शुद्ध रक्त, वो कहलाया शुद्ध रक्त। महाधमनी को ओरटा कहा जाता है। अब यहां से प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त, सबसे पहले देखिए पॉइंट को समझते रहिए, सबसे पहले अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली वाहिनियां और किसकी ओर, हृदय की ओर, तो उसी का नाम है क्या, महाशिरा, वेना कावा। तो सबसे पहले अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं महाशिराएं, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, वेना कावा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि वह कौन सी वाहिनी है जो शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजती है, शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में, देखिए बताइए, शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजने वाली कौन थी, महाधमनी थी, जिसको क्या कहा गया, ओरटा कहा गया। तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बह रहा है, धमनियों में शुद्ध रक्त बह रहा है। बस अपोजिट कहां होगा, यदि पल्मोनरी शब्द लग जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, मतलब धमनी में शुद्ध बहता है, यदि पल्मोनरी शब्द लग गया तो अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। अब कौन सा बहेगा, अशुद्ध। सिराओं में तो बहता है अशुद्ध रक्त, मगर एक यदि शब्द उसके साथ जुड़ गया पल्मोनरी, तो अब कौन सा बहेगा, शुद्ध। अब चलिए जो है मार्ग बनाइए, कैसे मार्ग बनेगा। तो सबसे पहले रक्त जाएगा महाशिरा में, और कौन सा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा, और अशुद्ध रक्त किसके युक्त होगा, CO2 युक्त। उसके बाद रक्त जाएगा दायां अलिंद में। देखिए ये मार्ग पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये मार्ग गलत मत करना। उसके बाद रक्त आएगा कहां पर, दायां अलिंद में। उसके बाद रक्त जाएगा दायां नीले के पास। ये मार्ग बड़े ध्यान समझिए आप, दायां नीले के पास रक्त जाएगा। अब दाएं नीले से, बड़े ध्यान समझिए, दाएं नीले से जो रक्त गया वो गया पल्मोनरी धमनी के पास, क्योंकि पल्मोनरी धमनी जुड़ी होती है फेफड़े से, तो ये फुफ्फुस धमनी भी से कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी, देखिए यहां तक इस हिस्से में फिलहाल कौन सा रक्त बह रहा है, यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये जो है इधर का जो हिस्सा है, फिलहाल इस हिस्से में कौन सा रक्त है, तो इस हिस्से में फिलहाल अशुद्ध रक्त है। महाशिरा के पास से गया, दायां अलिंद के पास से निकला, दायां नीले से, और फुफ्फुस धमनी तक, फिलहाल यहां तक कौन सा रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त। अब फुफ्फुस धमनी तो जो है फेफड़े से जुड़ी थी, उसने जो है फेफड़े ने क्या कार्य किया, CO2 को जो है रक्त से निकाल दिया, अशुद्ध रक्त को बाहर निकाल दिया, और जो शुद्ध रक्त होगा ऑक्सीजन युक्त होगा, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होगा, वो अब फेफड़े से पल्मोनरी सीरा से, देखिए बड़े ध्यान समझिए, पल्मोनरी सीरा मतलब फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा। अब फुफ्फुस सीरा से चलेगा शुद्ध रक्त। अब फुफ्फुस सीरा जुड़ी होंगी हृदय से। अब फुफ्फुस सीरा सबसे पहले वो शुद्ध रक्त जो है देंगी किसे, बायां अलिंद को। किसे देंगी, बायां अलिंद को। अब यहां आपने थोड़ा समझना है, बायां अलिंद का काम होता है रक्त को रिसीव करने का, तो अलिंद ने रक्त को रिसीव करा पल्मोनरी सीरा से या कहीं फुफ्फुस सीरा से। उसके बाद उसने रक्त को दिया बायां नीले को, रक्त को दिया किसको, बायां नीले को। और बायां नीले, देखिए बायां नीले, यदि पूछा जाए कि 4 चैम्बरों में किसकी मांसपेशी सबसे मोटी होती है, तो यह ध्यान रखना है कि बाएं नीले की सबसे मोटी मांसपेशियां होती है। आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि बाएं नीले को शुद्ध रक्त
पंप करना होता है महाधमनी की ओर। शुद्ध रक्त पंप करना होता है किसकी ओर? महाधमनी की ओर। तो बहुत प्रेशर से जो है महाधमनी की ओर पंप करना होता है, क्योंकि महाधमनी ये संपूर्ण शरीर से जुड़ी होती है। शुद्ध रक्त ये जो है महाधमनी संपूर्ण शरीर से जुड़ी होती है। तो पूरे शरीर में भेजना है रक्त को, तो यहां से पंप करते समय जो है बहुत जो है फोर्स लगाना होगा आपके बाएं नीले को। तो बाएं नीले की मांसपेशियां बहुत मोटी होती है 4 चैम्बरों में, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो बायां नीले से जो रक्त गया सबसे अंतिम बार, ये गया आपका महाधमनी में, ये गया आपका महाधमनी में। देखिए यहां से प्रश्न बहुत आते हैं जिसे ओर्टा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ओर्टा। देखिए 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। यदि वेना कावा पूछा जाए, वेना कावा पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो वेना कावा कहा जाता है महाशिरा को। और यदि पूछा जाए आपसे ओर्टा किसे कहा जाता है, तो ओर्टा कहा जाता है किसे? महाधमनी को। तो पहले ये रक्त का जो मार्ग है ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त का मार्ग बड़े ध्यान से आप समझिए, महाशिरा, उसके बाद दायां अलिंद, उसके बाद दायां नीले, उसके बाद फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी, उसके बाद फेफड़े। देखिए यहां पर जो आपने फुफ्फुस धमनी लिखा है, इसके बाद फेफड़ा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फेफड़े के बाद में पल्मोनरी शिरा में रक्त जाएगा, उसके बाद बायां अलिंद में, उसके बाद बाएं नीले में, और बाएं नीले को ही जो है पंप करना होता है रक्त कहाँ? महाधमनी में, और महाधमनी से ही रक्त चला जाता है संपूर्ण शरीर में, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रक्त का मार्ग समझ आ गया तो समझिए आपका 1 नंबर बिल्कुल आपका कंफर्म है। अब जो है हृदय में और भी चीज आपने समझनी है। देखिए जो ये इधर का जो आपका सेंटर का आपका दिखाई दे रहा है, एक सेप्टम है। यदि पूछा जाए हृदय के बिल्कुल मध्य में जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सेप्टम कहा जाता है। ये बिल्कुल मध्य में बनी आकृति है सेप्टम। सेप्टम के इस ओर तो आपका महाशिरा, दायां अलिंद, दायां नीला, और इस ओर आपका ये आपके बायां अलिंद और आपके बाएं नीला होते हैं। तो हृदय को 2 भागों में विभाजित करने वाला जो मांसपेशी होती है उसी को सेप्टम कहा जाता है, उसी का नाम होता है सेप्टम, ठीक है। अब हृदय में चैम्बरों के बारे में तो आपने समझ लिया। चैम्बर होते हैं जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। तो यदि ये पूछा जाए कि बायां अलिंद में और बाएं नीले में कौन सा रक्त बहता है, तो ध्यान रखिए वहां पर दोनों में शुद्ध रक्त बह रहा है। यदि पूछा जाए दायां अलिंद में और दाएं नीले में कौन सा रक्त बहता है, तो आप बता सकते हो यहां पर तो अशुद्ध रक्त बह रहा है। यहां पर कौन सा रक्त बह रहा है? अशुद्ध रक्त बह रहा है। अब बात करते हैं कि वाल्व क्या होते हैं, कपाट क्या होते हैं। वाल्व कपाट क्या होते हैं, बहुत बार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वाल्व को लेकर। 4 चैम्बर है, 4 ही वाल्व है मनुष्य के हृदय में, ठीक है। देखिए वाल्व कार्य करते हैं कि रक्त विपरीत दिशा में ना जा पाए। जैसे महाशिरा रक्त को लेकर आई दायां अलिंद के पास, दायां अलिंद के बाद जो है रक्त आया दायां नीले के पास, तो यहां पर आपके वाल्व होती हैं और वाल्व कार्य होता है कि रक्त विपरीत दिशा में ना जा पाए, ठीक है। तो वाल्व देखिए, एक वाल्व होती है ट्राइकोस्पिड वाल्व, त्रिदली वाल्व, ठीक है। केवल एक प्रश्न आएगा कि ये कहां पर होती है? दायां नीले में होती है। कहां पर होती है? दायां नीले में। उसके बाद जब रक्त ये पल्मोनरी धमनी में पंप हुआ तो यहां से विपरीत दिशा में ना आ पाए, तो यहां पर भी एक वाल्व होती है जिसे पल्मोनरी वाल्व कहा जाता है। तो पल्मोनरी वाल्व भी और ट्राइकोस्पिड वाल्व भी, त्रिदली वाल्व भी दोनों दायां नीले में होती है। दोनों वाल्व कहां होती हैं? दायां नीले में। तो ये समझिए, पहले वाल्व केवल नीले में होती हैं, तो 2 वाल्व ट्राइकोस्पिड जिसे त्रिदली वाल्व कहा जाता है और पल्मोनरी वाल्व वे होती हैं आपके दायां नीले में। और वाल्व का कार्य क्या होता है कि रक्त विपरीत दिशा में ना प्रवाहित हो, ठीक है, तो उसे रोकने का कार्य करती हैं। उसके बाद जो आपका बायां नीले है, जो जिसकी मांसपेशी सबसे क्या होती है? मोटी होती है, तो बायां नीले में भी बाइकोस्पिड वाल्व, द्विदली वाल्व, बाइकोस्पिड या द्विदली वाल्व और मिट्रल वाल्व पाई जाती है। कौन सी वाल्व? मिट्रल। यहां से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है
कि मिट्रल वाल्व, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिट्रल वाल्व किस चैम्बर में होती है, ठीक है। तो वहां पर प्रश्न पूछा जाए कि मिट्रल वाल्व कहाँ होती है, तो आपके आंसर होगा बायां नीले में। मिट्रल वाल्व होती है बायां आपका नीले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 वाल्व कहीं पर नोट करिए, ट्राइकोस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, आपका बाइकोस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, ठीक है। इनकी लोकेशन आपने पता होना चाहिए। वाल्व का कार्य क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। सेप्टम क्या है, सेप्टम को आप ध्यान रख सकते हैं कि ऐसी मांसपेशी है जो हृदय को 2 भागों में विभाजित करती है, उसे क्या कहा जाता है, सेप्टम कहा जाता है। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अब पेसमेकर के बारे में समझते हैं। पेसमेकर क्या है, जो हृदय को इलेक्ट्रिक तरंग, जी हाँ, हृदय को इलेक्ट्रिक तरंग देने वाला, एक बिजली जैसा जो है करंट देने वाला, उसे ही पेसमेकर कहा जाता है। हृदय में जो प्राकृतिक रूप से होता है इलेक्ट्रिक तरंग देने के लिए, उसे ही SA नोड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, SA नोड, साइनो ओरिकुलर नोड। यदि प्रश्न पूछा जाए कि हृदय में प्राकृतिक रूप से इलेक्ट्रिक तरंग कौन देता है, इलेक्ट्रिक तरंग देने से ही ये चारों चैम्बर कार्य करते हैं, तो इसका होना बहुत अनिवार्य है। SA नोड ये होती है प्राकृतिक। यदि SA नोड खराब हो जाए तब जो है डॉक्टर जो है कृत्रिम इलेक्ट्रिक तरंग देते हैं, जिसे पेस मेकर कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पेस मेकर। तो बड़े ध्यान समझिए, SA नोड तो प्राकृतिक होता है, हृदय में होता है। तो SA नोड होता है प्राकृतिक हृदय में, ये आपके दायां अलिंद के पास होता है। ये होता है किसके पास, दायां अलिंद के। हृदय में SA नोड भी और AV नोड दोनों दायां अलिंद के पास होती हैं। ये प्राकृतिक होता है, इलेक्ट्रिक तरंग देता है। मगर यदि ये जो है खराब हो जाए SA नोड, तब डॉक्टर जो है कृत्रिम पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक तरंग देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ और जो है महत्वपूर्ण तथ्य को समझेंगे मानव हृदय को लेकर। सारे पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो ये मार्ग आपसे बताया है, कम से कम ये मार्ग आपने ध्यान रखना है। वेना कावा किसे बताया गया है, ओर्टा किसे बताया गया है, उस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। तो चलिए कुछ और जो है प्रश्नों को समझते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली कुछ परीक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम से कम 10 वर्षों की परीक्षाओं में मानव हृदय को लेकर क्या प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्न आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को समझिए। रक्तदाब का नियंत्रण, जी हां, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? यदि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो अधिवृक्क ग्रंथि या कहीं एड्रिनल ग्रंथि। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्तदाब का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करती है? तो रक्तदाब का नियंत्रण करती है अधिवृक्क ग्रंथि या कहीं एड्रिनल ग्रंथि। पेसमेकर क्या कार्य करता है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। देखिए अभी तो बता रहे थे कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, इलेक्ट्रिक तरंग देना, तो वो कार्य किसका है? पेसमेकर का है। ये तो आपका कृत्रिम है, और जबकि प्राकृतिक क्या है? SA नोड है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला हृदय जो है प्रत्यारोपण वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 1967 में। ये अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण, सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था। क्रिश्चियन बर्नार्ड, जी हाँ, CN बर्नार्ड वो डॉक्टर थे जिसके द्वारा ये सफल प्रत्यारोपण किया गया था। तो पहला हृदय सफल प्रत्यारोपण किया गया था दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन में। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण एम्स में हुआ था, 1994 में हुआ था। और जो डॉक्टर थे P वेणुगोपाल, ये प्रश्न भी हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। P वेणुगोपाल के द्वारा भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ, एम्स में हुआ, और सन है आपका 1994। जबकि दक्षिण अफ्रीका में कब हुआ था? तो ये सन भी आपने ध्यान रखना है, ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए जो आप प्रश्न पढ़ रहे हैं ये कम से कम 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। यदि किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो कम से कम नए प्रश्न के
आपके पास होने चाहिए। अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, अच्छे पर्सन होंगे, तो आपको जो है कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बड़े ध्यान समझिए, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। स्वस्थ मनुष्य में हृदय का जो वजन होता है, हार्ट का वजन होता है, वो 300 ग्राम होता है। जो आपका हार्ट है, हृदय है, तो ध्यान रखिए इसका यदि वजन पूछा जाए तो कितना ग्राम होता है, केवल 300 ग्राम होता है। और हृदय ध्यान रखिए निरंतर, मतलब कि हृदय ही जो है ऐसा होता है जो कभी विराम अवस्था में नहीं रहता है, निरंतर कार्य करने वाला आपका हृदय होता है। रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। जी हाँ, स्फिग्मोमैनोमीटर। आपने देखा भी होगा डॉक्टर के पास जो है रक्तदाब मापने की जो मशीन होती है जिससे बीपी मापा जाता है, उसे ही स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। और रक्तदाब यदि बात करें 120/80 मिलीमीटर पर HG, ये ध्यान रखिए पारे में मापा जाता है। ये भी प्रश्न हाल ही में पूछा गया था कि रक्तदाब किस धातु में मापा जाता है, तो रक्तदाब मिलीमीटर पर HG पारे में मापा जाता है। अब ये आपने ध्यान रखना है कि प्रथम जो धमनी होती है हृदय की, उसे लब कहा जाता है और द्वितीय धमनी को डब कहा जाता है। तो लब डब की धमनी का संबंध हृदय से है। प्रथम धमनी, देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो परीक्षा में आते हैं। हृदय की प्रथम धमनी क्या कहलाती है? तो हृदय की प्रथम धमनी लब कहलाती है, जबकि हृदय की द्वितीय धमनी जो दूसरी धमनी निकलती है उसे डब कहा जाता है। तो लब डब धमनी का संबंध हृदय से होता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है उसे ही थायरोक्सिन कहा जाता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, उसे क्या कहा जाता है? थायरोक्सिन कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और भी जो है अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को समझेंगे। हार्ट बीट जो होती है, हृदय धड़कन होती है, यदि हृदय धड़कन कम होती है तो उसे बेडिकार्डिया कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि हृदय धड़कन जो होती है, हार्ट बीट होती है, यदि कम हार्ट बीट हो गई सामान्य से, देखिए सामान्य सभी जानते हैं कि 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यदि हृदय धड़कन 72 से कम हो गई, 60 पर चली गई, ठीक है, तो 60 से नीचे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। 60 तक यदि हृदय की धड़कन चली गई तो उस स्थिति को बेडिकार्डिया कहा जाता है। यदि अधिक हो गई, हार्ट बीट अधिक हो गई, ठीक है, यदि आपका हार्ट बीट 90-100 के पास चली गई तो उसी स्थिति को टेकीकार्डिया कहा जाता है। वह स्थिति क्या कही जाती है? टेकीकार्डिया। ये दोनों प्रश्न ध्यान रखिए अभी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यदि हार्ट बीट अधिक हो गई, आपने देखा भी होगा जो डर की स्थिति होती है, बहुत हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, तो टेकीकार्डिया उस स्थिति को कहा जाता है। यदि हार्ट बीट कम हो गई तो उसे बेडिकार्डिया कहा जाता है। अभी बात करते हैं रक्तदाब की, जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। रक्तदाब, यदि हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसे हाइपरटेंशन नाम दिया जाएगा। उसे क्या नाम दिया जाएगा? हाइपरटेंशन। और जब ये रक्तदाब आपका धमनियों में मापा जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर जब धमनियों में मापा जाएगा तो धमनियों के सापेक्ष इसे सिस्टोलिक नाम दिया जाएगा। यदि धमनियों में हम देख रहे हैं कि धमनियों में कैसा रक्तदाब है तो इसे सिस्टोलिक नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब यदि बीपी आपका, ब्लड प्रेशर आपका लो है तो लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन भी कहा जाता है और डायस्टोलिक भी कहा जाता है, डायस्टोलिक। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए शिष्य, आप सिस्टर ध्यान रख सकते हैं कि बहना को बहुत गुस्सा आता है, शिष्य क्या ध्यान रख सकते हैं? सिस्टर। और सिस्टर को अधिक गुस्सा आता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो सिस्टर को जो है हर समय हाइपरटेंशन में रहती है। हाइपरटेंशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर में, तो सिस्टर से हाई ब्लड प्रेशर आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद डायस्टोलिक, इसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपने समझने हैं। एक धड़कन में कितना समय लगता है? एक धड़कन में 0.8 सेकेंड लगता है और 70 मिलीलीटर रक्त पंप हो जाता है। एक धड़कन में लगने वाला समय है 0.8 सेकेंड और 70 मिलीमीटर रक्त क्या हो जाता है? पंप हो जाता है।
जार्विक 7 क्या है, ये भी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। कृत्रिम हृदय, जी हाँ, डॉक्टर के द्वारा बनाया गया कृत्रिम हृदय, इसे ही जार्विक 7 नाम दिया गया है। अच्छा प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है, किसी परीक्षा में आ सकता है। जार्विक 7 क्या है, तो कृत्रिम हृदय है, डॉक्टर के द्वारा बनाया गया। भ्रूण अवस्था में यदि हृदय की धड़कन पूछा जाए, भ्रूण अवस्था में यदि हृदय की धड़कन पूछा जाए तो 1 मिनट में 120 बार है। यदि देखिए, आपने ध्यान रखना है, परिश्रम की अवस्था में जब मनुष्य परिश्रम करता है तब भी धड़कन बहुत अधिक बढ़ जाती है। सामान्य धड़कनें 1 मिनट में 72 बार हैं, मगर जब परिश्रम करता है तब भी आपकी जो है धड़कनें आपका 90 से 100 बार कम से कम आपका धड़कती हैं परिश्रम करते समय। और जब आपका भ्रूण अवस्था की बात करें तो उसमें 1 मिनट में 120 बार धड़कते हैं। और 1 मिनट में 4.7 लीटर रक्त जो है पंप करता है हृदय। ये भी आपने ध्यान रखना है। 1 मिनट में कितना रक्त पंप होता है, तो लगभग 4.5 लीटर से अधिक जो है रक्त हो जाता है, पंप हो जाता है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य में लगभग जो है 5 लीटर रक्त होता है, महिलाओं में रक्त थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो आपने ये सारे जो है पॉइंट आपने समझ लिए होंगे। अब लास्ट का जो पॉइंट है उसे समझिए। यदि प्रश्न आए कि हृदय का जो अध्ययन होगा विज्ञानिक की शाखा में होगा, तो कार्डियोलॉजी वह शाखा है जहां हम हृदय और उससे संबंधित बीमारी का अध्ययन करते हैं। उस शाखा का नाम है कार्डियोलॉजी। और एंजियोलॉजी क्या है, और उसके जनक भी आपने पढ़ा होगा, विलियम हार्वे। जी हाँ, एंजियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जहां आप धमनियों और सिराओं के बारे में पढ़ते हैं, जहां धमनी और सिरा के बारे में, आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सिराएं शरीर से बाहर निकली हुई दिखाई देंगी, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और CO2 वाला बहता है। आपने जब अपने शरीर को देखा होगा तो बाहर हरी हरी कुछ जो नसें दिखाई देती हैं आपने, वे सिराएं होती हैं। और हरी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उनमें CO2 जो रक्त बह रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है। रक्तदाब धमनियों में मापा जाता है। जो ये ब्लड प्रेशर है, तो ये ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, तो ये धमनियों में मापा जाने वाला है। ठीक है, और शरीर से बाहर जो आपने हरी जो है वेंस दिखाई दिए हैं, वे आपका सिराएं होती हैं, क्योंकि हरी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उसमें CO2 होता है। अब एंजियोलॉजी क्या है, जिसके जनक विलियम हार्वे हैं। जिसके जनक कौन है? विलियम हार्वे। तो एंजियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जहां हम रक्त परिसंचरण का अध्ययन करते हैं। धमनियां कैसे रक्त ले जाती हैं, सिराएं कैसे रक्त ले जाती हैं, तो उसी विज्ञान की शाखा को एंजियोलॉजी कहा जाता है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण का अध्ययन जो है विज्ञान की किस शाखा में होता है, तब आप कहोगे एंजियोलॉजी में होता है। और हृदय का और हृदय से संबंधित बीमारी का अध्ययन कहाँ होता है, तो आप कहोगे कार्डियोलॉजी में होता है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने पढ़ लिए हृदय को लेकर। तो सभी जो है एग्जाम में जितने प्रश्न है आलिंद को लेकर, नीले को लेकर, रफ कॉपी पर मार्क बनाकर देखिए, आप हृदय का मार्क बनाकर देखिए। ये जो हिस्सा है इस ओर जो है कहाँ आलिंद है, कहाँ नीले है, ऐसे नोड क्या है, सभी फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे इसी चैप्टर में। दोबारा हृदय को पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है सारे फैक्ट आपके समझ आए होंगे। मिलते हैं बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की एक नेक्स्ट वीडियो में। प्ले लिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिए। जीव विज्ञान की जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं और शॉर्ट ट्रिक से बताई गई कुछ वीडियो हैं, विटामिन के रासायनिक नाम वगैरह, आप उसे भी देखिए। आने वाले परीक्षाओं में यहाँ से बहुत प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, किसी ना किसी ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।